हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम जो पीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी उसी में आगे हम कराएंगे क्वेश्चन। और ये भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं यूपी पीसीएस के, जो आगामी परीक्षा है 17 मार्च को होने वाली है, उसी के संदर्भ में ये सारे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। और अभी ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है सारे। पार्ट 1 में 2022 का हमने कराया था पूरा क्वेश्चन, 2023 का भी नहीं कराया है। हमने बताया था कि 2023 के क्वेश्चन सारे जो हैं वो आपको पूरा पेपर हम एक सॉल्व कराएंगे, लास्ट ईयर वाला 2023 का, तो उसको अभी नहीं कराया है। 2024 का तो आने ही वाला है, 2022 का हमने करा दिया है। अब 2021 से ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज 2021 और 2020 के पेपर देख लेते हैं। 2021 का और 2020 का, इन दोनों में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज कर लेंगे। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी पीसीएस के, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और उनके एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुनिएगा। और उनके एक्सप्लेनेशन से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि आपके आने वाली परीक्षा में बहुत काम आएगी। तो उससे पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और अंत तक जरूर देखो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने शेयर भी कर दो, ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त जो लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिले। तो तुरंत जो है सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग तुरंत सब्सक्राइब करके, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लाइक भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टाइम कम है, मतलब समय अब 17 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो जल्दी जल्दी डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट बना करके कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये जैन तीर्थंकर्स हैं और उनका मिलान करने को आया है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसमें ये था कि सीधे सीधे कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, कोई उस तरह का कूट वाला नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। और ये निर्वाण स्थल की बात हो रही है उनके, जैसे ऋषभनाथ निर्वाण स्थल, मतलब जहां पर उनकी मृत्यु हुई एक तरह से। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन होगा, हम बताए दे रहे हैं, वासुपूज्य। तो इनका संवेद शिखर नहीं है, बल्कि संवेद शिखर जो था वो, और सभी तो सही हैं, लेकिन इनका चंपापुरी माना जाता है। वासुपूज्य स्वामी का जन्मभूमि जो है चंपापुरी हुआ था, और वहीं उनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो संवेद शिखर इनका नहीं है, संवेद शिखर जो है अन्य लोगों का है, बाकी लोगों का सही है। बाकी जो है यही बी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा। और बाकी सही है तो इनको ध्यान से रट भी लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत का एक स्थल है मांडी, जल्दी से बताइए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। हाँ, बिल्कुल सही है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश, जिनको पता है वो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में है। और ये मुजफ्फरनगर जिले में मांडी आता है। और यहाँ सन 2000 में ये हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, जहाँ कुछ बर्तन सिक्के वगैरह मिले थे सन 2000 में। और ये मुजफ्फरनगर जो है जिले में आता है, मुजफ्फरनगर। तो ये याद रखिएगा, मांडी। और ये यूपी से संबंधित है, तो यूपी की परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको जल्दी जल्दी से करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसके पहले कराया है, उसमें 1 से 18 तक क्वेश्चन थे, और अब 18 के बाद जो है ये क्वेश्चन सारे हैं। तो याद रखिएगा, जो है इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब ये सातवाहन शासकों के बारे में 2 कथन दिया है, और बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो यहाँ देखो, पहला कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि सातवाहनों की राजकीय भाषा भी थी। एक मिनट, सातवाहनों की राजकीय भाषा भी थी जो है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा था सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल सही है, क्योंकि सातवाहनों ने जो है अपने जो महाराष्ट्रियन प्राकृत को तो डेवलप किया ही, प्लस लोक कला को भी काफी इंपॉर्टेंस दी जो है। तो यहाँ दोनों सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, अगर एक भी सेंटेंस आपको नहीं आएगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो अगर पूरी जानकारी है तो करिएगा, अगर पूरी जानकारी नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि उसको आपको पूरा पूरा करना ही है, तो उसको तब छोड़ दीजिएगा, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक में ए और आर है, ये कथन और कारण है, और सीधे आप कथन पढ़िए। सभी को पता है इसमें कथन और कारण की दोनों की जांच होनी है। अगर सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है तो ए ऑप्शन होता है, अदरवाइज जो है बी ऑप्शन होता है। बाकी तो ये लिखे हुए हैं। तो इसमें कह रहा है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की जो प्राण शक्ति है उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो दोनों हमने पढ़ दिया है, जल्दी से बताइए। तो देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और इसमें इनकी जो सैनिक प्रणाली है वही इनकी जान थी। अब इसमें क्योंकि लगा के पढ़िए, अगर दोनों सही है तो क्योंकि लगा के पढ़िए। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। जो मनसबदारी व्यवस्था थी अकबर ने जो शुरू की थी, मनसबदारी प्रणाली, यही इसकी जान थी। और इसमें जो जात और सवार होते थे, तो सवार जो है ये सेना को ही बताते थे कि कौन से मनसबदार के पास कितनी सेना रहेगी, और यही उनकी बैकबोन थी। और इनका जो केंद्रीय शक्ति था वो इनकी सेना पर ही निर्भर करता था। और बाबर ने तो अपने सैन्य शक्ति के आधार पर ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी, और इसीलिए इनका जो सैनिक पक्ष है, सैन्य पक्ष है, वही इनके प्रशासन की नींव भी थी और एक तरह से बैकबोन भी थी। तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब ये राणा हमीर देव है मेवाड़ से, राणा चुंडा है मारवाड़ से, और मलिक रजा फारूकी खानदेश, और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बताइए। देखिए डी हो जाएगा, क्योंकि ये जौनपुर, इन्होंने जौनपुर का सरकी वाला साम्राज्य स्थापित किया था। जौनपुर के स्वतंत्र शासक शर्की साम्राज्य जो है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ठीक है। तो ये मालवा नहीं होगा, बाकी सब सही है, तो बाकी को भी ध्यान रखिएगा। राणा हमीर देव मेवाड़, राणा चुंग होगा, मारवाड़ के थे ये, चुंग देव के नाम से फेमस थे, और इन्हीं के लड़के, इन्हीं के वंशज थे जो जिनके नाम पर जोधपुर नगर बसा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह हुआ था, और वेब मिलर हो जाएगा। ये अमेरिकन पत्रकार थे और इनका पत्र था फ्रीमैन, न्यू फ्रीमैन नामक न्यू फ्रीमैन नामक पत्र के पत्रकार थे ये, और अमेरिका का ये पत्र था, अमेरिका से प्रकाशित होता था। और वेब मिलर जो थे, इन्होंने ही ये रिपोर्टिंग की थी कि किस प्रकार से अंग्रेज क्रूर दमन कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। और यहाँ पर सरोजनी नायडू और उनके साथ में कई अन्य नेता थे जो लीड कर रहे थे आंदोलन को। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है धरसाना सत्याग्रह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था ये बताना है, जल्दी बताइए जो है। तो ये देखिए नौजवान सभा 1926 में जो बनी थी, ये लाहौर में बनी थी, वर्तमान पाकिस्तान में है लाहौर में। और इसमें भगत सिंह, छबील दास, यशपाल ये लोग थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। और यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मजदूरों के हक के लिए ये बनाई गई थी, मजदूरों और किसानों के हक के लिए भगत सिंह ने बनाया था, मजदूर व किसानों के हितों के लिए, और लाहौर में बनाया था। ये ध्यान रखिएगा, लाहौर में 1926 सन दिया ही है।
और इसमें देखिए भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे, ये नहीं थे, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन नहीं था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको जो है सही से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो ये विदेशी यात्री हैं जो भारत आए, तो उनका कालक्रम देखिए, तो विलियम हॉकिंस, राल्फ फिश, थॉमस रो, ये लोग तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझ लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स थे। बाकी निकोलस डाउंटन थोड़ा सा अलग हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले विलियम हॉकिंस आए थे इंग्लैंड के राजदूत बनके 1608 में, और मुगल बादशाह जहांगीर से, अकबर से मिलने आए थे लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तो जहांगीर से मिले थे। तो ये विलियम हॉकिंस जो हैं वो 1608 में भारत आए और इन्होंने जहांगीर से 1609 में मुलाकात की। ठीक है, फिर उसके बाद में राल्फ फिच जो है ये आए, और राल्फ फिच बहुत पहले आए थे, इनसे भी पहले आए थे। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आए थे विलियम हॉकिंस, लेकिन राल्फ फिच जो आए हैं वो 1583 में ही आए थे। ठीक है, तो 1583 में राल्फ फिच आए थे अकबर के समय में, और थॉमस रो फिर बाद में आए 1615 में जहांगीर के समय आए। तो यहाँ सबसे पहले जो आए हैं राल्फ फिच आए हैं 1583 में, तो सबसे पहले इन्हीं का होगा। तो सेकंड वाला एक ही में है, तो इसी को मार दीजिए, यानी सेकंड फिर फर्स्ट फिर थॉमस रो का है, मतलब इनका है, फिर थॉमस रो का है। ठीक है, तो वही 1615 के टाइम पर थॉमस रो का है, और 14 में आए थे डाल्टन, और 15 में आए थे थॉमस रो। ठीक है, ये 1614 और ये 1615, तो ये ध्यान रखिएगा। राल्फ फिच इसमें सबसे पहले आए थे, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से एक, तो इसमें देखिए हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, एम ए अंसारी, क्योंकि ये कांग्रेसी थे, ये कम्युनिस्ट नहीं थे। बाकी ये कानपुर षड्यंत्र जो है, ये कम्युनिस्टों का जो प्रभाव कानपुर में बढ़ रहा था उस पर मुकदमा चलाया गया था, उसे वो कानपुर षड्यंत्र केस कहा गया था। और इसमें ज़्यादातर कम्युनिस्ट थे, जैसे एम एन राय हैं, श्रीपद अमृत डांगे हैं, नलिनी गुप्ता, ये लोग थे इसमें। बाकी एम ए अंसारी नहीं शामिल थे। तो यहाँ पर तो इसमें जो नाम दिए गए हैं इसमें एम ए अंसारी हो जाएगा। बाकी इन लोगों के अलावा देखिए एम एन राय थे जो कि बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, अमृत डांगे थे, ये भी बड़े नेता थे, अमृत डांगे, तो ये लोग थे इसमें। बाकी ये 3 लोग तो थे ही, तो इनको तो याद ही रखिएगा। एम ए अंसारी जो हैं ये कांग्रेस में बाद में मेंबर थे। बाकी खिलाफत आंदोलन के समय में ये फेमस हुए, और इन लोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में जो नेतृत्व दिया वो एम ए अंसारी नहीं दिया, शौकत बंधु थे, मौलाना अली और शौकत अली और एम ए अंसारी, इन लोगों का एक शिष्टमंडल बनाया गया और वो वायसराय से मिला वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से पढ़िए और तुरंत आंसर दीजिए। तो कह रहा है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये किसने कहा था? वही पृथक मताधिकार का मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति की बात यहाँ पर हो रही थी, जो अंग्रेजों ने 1909 में लाई थी। 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट, एक तरह से पृथक निर्वाचन जो है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ। और ये किसने कहा? क्योंकि अंग्रेज ये बांटने के लिए उन्होंने दिया था हिंदू मुस्लिम और सबको, तो एक तरह से सांप्रदायिक बीज अंग्रेजों ने बोया था। और ये जो वक्तव्य दिया है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था जब संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो उसमें चर्चा पर जो है चर्चा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी कि ये अंग्रेज बहुत गलत बीज दे करके मतलब एक तरह से चले जाएंगे। तो एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था ये, और उसी अवसर पर बोलते हुए पटेल ने कहा था कि ये हम लोग को सांप्रदायिकता के उसमें डाल रहे हैं। तो ये यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए इसको।
हाँ, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम। देखिए कालक्रम बहुत आता है, तो यहाँ शारदा अधिनियम है, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन, सब आसी पास के हैं। ऐसा भी नहीं कि सब बहुत जो है दूर दूर के हों, लेकिन इसमें देखिए जो साइमन कमीशन है ये 1927 सबसे पहले गठित हुआ है, उसी के बाद नेहरू रिपोर्ट और फिर शारदा अधिनियम आया है। तो साइमन कमीशन हमको अगर पता है कि ये 1927 में, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन जिसमें पहला है उसी को मार देंगे। बाकी इसमें अगर और सभी का ईयर देखना है तो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, शारदा अधिनियम 1929 है और दांडी मार्च 1930 है। सविनय आंदोलन में दांडी मार्च किया गया था। तो इस तरह से आप मिला लोगे तो ए ऑप्शन जो है इसमें सही से आ जाएगा। अगर एक भी पता है सही ढंग से तो कूट वाले में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मिलाने में तुरंत हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही है? सही है बताना है इसमें। और वाइकोम सत्याग्रह जो है ये एक केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध किया गया था। त्रावणकोर रियासत थी, त्रावणकोर राज्य में, और वहां विरोध प्रदर्शन हुए और जिसे वाइकोम सत्याग्रह कहा गया। 1924-25 का है ये। और बाकी 1925 में महात्मा गांधी ने यहाँ वाइकोम जगह का नाम है केरल में, वहां पहुंचे और उसमें भाग भी लिया था। तो 1924-25 में चलाया गया एक आंदोलन है वाइकोम सत्याग्रह, और जाति प्रथा के विरुद्ध था, त्रावणकोर के रियासत में हुआ था। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध में एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया, बिल्कुल सही है। 1925 में महात्मा गांधी खुद वाइकोम गए और वाइकोम सत्याग्रह में उन्होंने भाग भी लिया। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये केरल राज्य में वाइकोम पड़ता है जहां पर ये सत्याग्रह चलाया गया था और जाति के विरुद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स, सभी लोग जानते हैं। और ये प्राच्य संस्कृति को उठाने के लिए ये सोसाइटी दर्शाई गई थी, और यहाँ सर विलियम जोन्स हो जाएंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और एक संस्कृति और इनसे संबंधित चीजों को ये जो है उजागर करती थी। तो प्राच्यवादी ये लोग थे, विलियम जोन्स वगैरह, और इन लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये भी देखिए लाला लाजपत राय ने किया है, बिल्कुल सही है। और लाला लाजपत राय ने किया 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक कभी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। और 1907 में जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो उससे पहले ही जो है ये लोग कांग्रेस में नरम पंथियों से विवाद हो गया, और फिर 1907 में सूरत विभाजन के बाद इन लोगों को निकाल दिया गया। और फिर बाद में 1914-15 में बाल गंगाधर तिलक फिर बाद में आए और होम रूल आंदोलन चलाया। तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सीधा सीधा। बाकी सुभाष चंद्र बोस 2 बार हुए, लाला लाजपत राय 1 बार हुए, और गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी रहे हैं। और ये 1905 में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बनारस में। 1905 का जो सेशन हुआ था बनारस में, वहां पर जो है ये अध्यक्ष बने थे, 21वां सेशन था। बाकी सुभाष चंद्र बोस का 37-38 2 बार ये जो है रहे हैं, 1938 में और 39 में 2 बार सुभाष चंद्र बोस रहे। और लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के विशेष सत्र के अध्यक्ष रहे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। तो ये अभी 2020 का ही 21 का ही चल रहा है, अभी 2021 के ही क्वेश्चन हैं। तो सोच लीजिए 19 से हमने शुरू किया था और अभी 33 पर पहुंच गए हैं। तो लगभग जो है 15-16 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति यानी पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको कहते हैं
तो उस समय कैनिंग ने शुरू किया था और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये विभागीय प्रणाली आई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और उस समय वायसराय कैनिंग थे, तो कैनिंग के समय में ये चीज आई थी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं, तो पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस सिद्धांत पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? तो ये लाहौर हो जाएगा। और राजा रणजीत सिंह सिख राज्य के बड़े राजा थे और 4 प्रांत थे इनके, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। तो राजा रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था उसके 4 प्रांत थे, कश्मीर, मुल्तान जो है और लाहौर, ये 4 प्रांत थे। तो इसमें लाहौर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो कश्मीर, मुल्तान, एक पेशावर भी लिख लीजिएगा, पेशावर भी इनका एक प्रांत था। तो इसमें लाहौर होगा। अदालत-ए-आला यानी एक तरह के न्यायालय, एक तरह का था ये, और सर्वोच्च अदालत जो थी यानी कि न्यायालय की स्थापना की और लाहौर में, और इसमें स्वयं रणजीत सिंह इसके प्रधान न्यायाधीश थे। तो अदालत-ए-आला के जो प्रमुख थे वो भी जो है स्वयं रणजीत सिंह ही थे, प्रमुख न्यायाधीश। तो एक सुप्रीम कोर्ट की तरह था, इनके साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने 19 क्वेश्चन से 34 क्वेश्चन तक अभी कराया है, और ये 19 क्वेश्चन से 34 क्वेश्चन 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं। तो समझ लीजिए 19 से 34 जो है 15-16 क्वेश्चन जो है आए। अब हम जब जो आगे इसके क्वेश्चन है वो 2020 के क्वेश्चन है, उनको कराएंगे। तो 2020 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम 2 ईयर को लेकर के चलेंगे, 2021 और 2020। और ये सारे हिस्ट्री के प्रश्न हैं, तो हिस्ट्री का ही अभी चर्चा चल रही है। ऐसे 2016 तक हम करा देंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, फिर भूगोल कैसे करा देंगे। तो आपका ये 2-3 लेक्चर में हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ऐसे ही 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में जो है पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, फिर 2 या 3 लेक्चर में पॉलिटी कवर हो जाएगा। और तीनों को आप कर लोगे तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा केवल इन्हीं सेशन से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो ये मत सोचिए कि इनका कोई फायदा नहीं है, और जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए 2020 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2020 के अब यहाँ से शुरू होता है। ये 2020 के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 35 नंबर से 2020। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो इक्ष्वाकु वंश है वो श्री पर्वतीय कहा गया है, और ये सातवाहनों के सामंत थे, मतलब इक्ष्वाकु को। और ये लोग जो हैं सातवाहन वंश के सामंत थे, सातवाहनों के सामंत थे। तो बस इसमें यही है, प्राचीन भारत इतिहास का क्वेश्चन है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और उनके सातवाहनों के पतन के बाद इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और संस्थापक थे श्री शांत मूल। इस वंश के संस्थापक बस लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। संस्थापक थे श्री शांत मूल, जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये मेगस्थनीज ने इंडिका में इन अधिकारियों का जो है उल्लेख किया है। और ये इसमें देखिए, इसके हिसाब से देखें तो मार्ग निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व संग्रह, न्यायिक प्रशासन, भूमि माप, सड़कों का जो है बनवाना, ये सब इसके अंडर में था। तो आयोग ने यहाँ उत्तर जो आंसर की दिया था उसमें बी सही उत्तर माना है। वैसे तो एग्रोनोमी का जो है ये राजस्व प्रबंधन होना चाहिए था यहाँ पर, जैसे मेन तो उसका राजस्व प्रबंधन और प्लस प्रशासन प्रबंधन भी होना चाहिए था, लेकिन एग्रोनोमी को इसमें जो है इन लोगों ने उत्तर कुंजी में बी ऑप्शन माना है। लेकिन कहीं कहीं जो है सी भी रहता है, क्योंकि मार्ग निर्माण में भी जो है इन लोगों का अधिकार होता था। लेकिन यहाँ पर आयोग की उत्तर कुंजी में बी है। अगर दोबारा रिपीट होता है तो आप बी को ही आंसर मानिएगा। और इनका उल्लेख इंडिका में है। इंडिका यानी कि जो मेगस्थनीज ने लिखी थी
मेगस्थनीज की इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं, 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी है। तो इसमें देखिए मत्स्य की विराटनगर हो जाएगा, ये क्षेत्र है हमारा भरतपुर वाला। कुरुओं की इंद्रप्रस्थ है, ये वाला हो जाएगा। और सूरसेन की मथुरा है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा भी की है। और अश्मक की पोतन है, और इसमें अश्मक ही एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य है, एकमात्र जो है दक्षिण भारतीय राज्य है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अश्मक जो है। और बाकी यहाँ पर मिला लीजिए, आंसर हो गया जो है सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन मार दीजिए तुरंत जो है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ, तो इसमें ए और आर है, और चोल साम्राज्य के बारे में कहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, क्योंकि पहले आप सेंटेंस पढ़ लो, पहले क्योंकि ना लगाओ। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णित करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। अब दोनों कथनों के बारे में आपको सही जानकारी होगी तभी आप लिख पाओगे। तो दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि चोल शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और उनकी दीवारों पर जो है कई सारे शिलालेख उत्कीर्णित करवाए। इनमें राजराज प्रथम के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे उनके भी। तो दो प्रमुख राजा थे, एक राज प्रथम और चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम। तो इन दोनों के कई सारे अभिलेख हैं जो मंदिरों की दीवारों पर उल्लिखित कराए गए हैं। ये भी सही है, और यहाँ अगर क्योंकि लगा के पढ़ोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ ए सही हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को? तो यहाँ देखिए वीएस, सी ऑप्शन इसमें सही है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, सीधे सी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ पहले उत्तर बता रहे हैं ये। अब देखो एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है, क्योंकि ये एक तरह से प्री हिस्टोरिक टाइम्स के जो हैं यहाँ पर चिन्ह मिले हैं, प्राक हड़प्पा काल के। और 1957 में वीएस वाकंकर ने इसकी खोज की थी, 1957 में। और 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1957 में खोज हुई, 1957 में खोज हुई। और 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया, यानी विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो विश्व विरासत सूची में शामिल एक स्थल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर मिलान करने को आया है, बालू, मांडा, पंडरी, हुलास, ये सब क्षेत्र हैं और हड़प्पा के पूरा स्थल है, और इनको जल्दी से मिलान करना है, जल्दी से बताइए। तो इसमें देखिए जो बालू है वो तो हरियाणा का है, ठीक है, और मांडा जम्मू कश्मीर सभी लोग जानते हैं। हुलास इसमें यूपी का है, तो बचा एक पांडरी जो है वो, हाँ, तो बालू जो है ये हरियाणा का है, और मांडा जो है जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तरी स्थल भी है मांडा, चेनाब नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी पर सबसे उत्तरी स्थल है। और हुलास जो है ये यूपी का है, हुलास जो है, और बाकी ये बचा पांडरी जो है ये गुजरात का है। तो इस तरह से इसमें हमने सारा मिलान कर दिया है, और ऑप्शन जो है डी आएगा, डी पर टिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से मिला करके डी पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है नीचे दिए सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग अबू जईद अल मसूदी अल बुरूनी ने किया है। तो ये मुल्तान का एक सूर्य मंदिर है। और बाकी कह रहा है सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा संबंधित। तो यहाँ दोनों ही सही हैं, आपको सीधे क्लियर बता दे रहे हैं। कथन एक बिल्कुल सही है, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा किए थे,
और इन्होंने जो है अल मसूदी ने भी जो यात्रा की, तो उसने भी अपनी पुस्तक में लिखा है अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आए थे। तो दोनों कथन सही है, यहाँ सीधे सीधे सी ऑप्शन मार दीजिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब ये तो एक फैक्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें क्या बताएं, जो है सी ऑप्शन सीधे सीधे हो जाएगा। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, अब यहाँ पर भी मिलान करना है सही, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मध्यकाल। तो ध्यान से बताइए क्या होगा। अब जैसे ऋग वैदिक समाज तो चारागाह से जुड़ता है अगर उस तरह से देखा जाए तो, और सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ नगरीय सभ्यता थी, और उत्तर वैदिक समाज जो है यहाँ कृषि महत्वपूर्ण था, ऋग वैदिक समाज चारागाह, और मध्यकाल जमींदारी। बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का तत्व है नगरीय, तो यहाँ पर बता दिया हमने, सभी को पता है ये नगरीय है। वैदिक समाज में कृषि ज्यादा प्रमुख था, ऋग वैदिक समाज में पशुपालन होता था इसलिए चारागाह प्रमुख था। मध्यकाल सामंतवाद के लिए जाना जाता है, जमींदारी के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से इसको आप मिलान कर लेंगे और यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और आर का, ये भी है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण में दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये बिल्कुल दोनों सही हैं, और यही कारण भी है कि निरंतरता और परिवर्तन के मूल तत्व इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सारी शैलियां शामिल हैं, चाहे आधुनिक शैली हो, चाहे परंपरागत शैली हो, चाहे संत शैली हो। और ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और कथन सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यही मेन रीजन है कि निरंतरता और परिवर्तन जो है पाया जाता है, मूर्त रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से पढ़िए। यहाँ इनका कालक्रम बताना है, फतवाए जहांगीरी और कुछ हैं जिनका कालक्रम बताना है, तो जल्दी से बताइए। अब यहाँ देखिए फतवाए जहांदारी है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी की बुक है। पृथ्वीराज रासो ये पूर्व मध्यकाल के थे, चंद बरदाई की बुक है। ठीक है, किताबुल हिंद अलबरूनी की है, क्योंकि अलबरूनी जो है ये उसके साथ है, महमूद गजनवी के साथ में। और तबकाते नासरी जो है मिनहाजुद्दीन सिराज की बुक है। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो इसमें है वो तीसरी है, किताबुल हिंद, क्योंकि ये महमूद गजनवी का आक्रमण पहले से होता रहा है। तो इसमें देखिए फतवाए जहांदीरी जो है ये जियाउद्दीन बर्नी की है, ये जो है बर्नी का है, राइटर हम लिखे दे रहे हैं। पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई की है, चंदर बरदाई। ठीक है, और किताबुल हिंद जो है ये अलबरूनी की है, यही सबसे पुरानी है इनमें, क्योंकि ये महमूद गजनवी के काल से आए। और ये मिनहाज उद्दीन सिराज की है, मिनहाज उद्दीन सिराज। तो सबसे पुराना ये है तीसरा वाला, और इसमें देखिए दो ऑप्शन है। अब तीसरे के बाद इसमें पहला है यानी बर्नी, और यहाँ तीसरे के बाद दूसरा है, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन मारिए सीधे सीधे जो है, क्योंकि ये ज्यादा पुराने हैं, चंदर बरदाई बर्नी उनके बाद के हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, राइटर भी याद रखिए, राइटर भी पूछ सकता है आगे के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आज ही इसको क्लास में भी बताया था। हाँ, तो ये कुतुब शाह थे गोलकुंडा के शासक, जब 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और इसमें यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसमें घूस का सहारा लिया, सोने की कुंजी से खोला, जैसे अकबर ने तो इसको सोने की कुंजी से कहा जाता है, एक ये वर्ड चलता है सोने की कुंजी। तो सेम चीज जो है अकबर ने असीरगढ़ के किले के लिए की थी, वो भी उनका आखिरी विजय थी एक तरह से। अकबर ने असीरगढ़ का किला जो है सोने की कुंजी से जो है एक तरह से प्राप्त किया था, घूस वूस दे करके। तो वैसे ही 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मिलाया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
और इससे पहले 1686 में बीजापुर को जो है इन्होंने मिलाया था, ये भी याद रखिएगा। तो 2 सल्तनत इन्होंने मुगल साम्राज्य में मिलाई थी औरंगजेब, और औरंगजेब की ये दक्षिण की नीति, जो विलय की नीति थी, यही कारण भी बना, एक मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदारी थी, एक मेन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु में, बिल्कुल सही है, अकबर ने ऐसे प्रयास किए थे। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो ये ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई देता है, तो इसमें जो है अब यहाँ तो आयोग ने तो सी मान लिया था, स्वयं की इच्छा से, दोनों कथन सही हैं, लेकिन कायदे से इसमें होना चाहिए जो है फर्स्ट वाला ही केवल एक, क्योंकि दूसरा वाला कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। तो ये भी थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये सी माना गया है, तो आप लोग भी सी को मान लीजिए, ठीक है। लेकिन वैसे कायदे से पहले वाले के तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरे वाले के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, इसमें भी मिलान करने को है। तो दीवाने तन जो था ये जागीर और वेतन को देखता था, मुस्ताफी जो है ये आय व्यय के निरीक्षण के लिए थे, जबकि मुशरिफ जो है ये अकाउंटेंट की तरह थे, और वाकिया नवीस जो थे ये सूचना और सूचीबद्ध करते थे। तो ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा, यहाँ जब मिलान करोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ दीवाने तन जो है ये राज्य के वेतन से संबंधित है, और एक ही में है, तो इसी को मार देना है, बाकी तो ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर दिया है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद दिया है, शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा है, और शेख निजामुद्दीन औलिया का मुल्तान है। यही नहीं सुरक्षित है, क्योंकि इनकी दरगाह दिल्ली में है। डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सीधे सीधे डी ऑप्शन। सभी लोग जानते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है, ना कि मुल्तान में है। तो यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली का कर देंगे। बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ अजमेर है, इनका दौलताबाद है, इनका गुलबर्गा है। सभी अपने टाइम के प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? क्योंकि ये बाद में फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया था। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, शहाब नहर जो है। तो इसको आंसर मानिएगा, ये बी ऑप्शन है, शहाब नहर। और इसके बारे में क्या जानकारी है कि ये फिरोज शाह की रजब वाह नहर थी, और अकबर के समय में शिहाबुद्दीन खान ने इसकी फिर से खुदवाई कराई और मरम्मत कराई और इसको चौड़ा करवाया। तो इसीलिए इसको शिहाब नहर नाम दिया गया। शिहाब या शहाब जो है, तो अकबर के समय इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, और अकबर के वजीर थे शिहाबुद्दीन जो है, उन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया था, शिहाबुद्दीन जो है। तो इसीलिए इसका नहर शिहाब था। बाकी इसका निर्माण इस नाम से हुआ था फिरोज शाह के टाइम पर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, किताब नौरस का। तो ये बीजापुर के शहंशाह थे जिन्होंने किताब नौरस का जो है लिखा, और ये सबसे प्रमुख चीज है कि ये हिंदी में है। किताब नौरस जो लिखा गया हिंदी में, और इसके राइटर हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो ए ऑप्शन हो जाएगा किताब नौरस का। और ये बीजापुर के सुल्तान थे, और इन्होंने ये बुक लिखी और हिंदी में लिखी थी। ये बीजापुर के सुल्तान है, और इनकी इसको लिखा गया वो हिंदी में लिखा गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2020 के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2020 में आए हुए। अब ये आधुनिक इतिहास से संबंधित है। एक्सालासैपल 1748, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, ये सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिला, ये भी सही है। यानी कि ये दोनों ही सही हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से शुरू हुआ था, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो लड़ाई होती थी उसी को कर्नाटक वार कहा गया है। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य,
फ्रांसीसियों के मध्य जो लड़ाई होती थी वो कर्नाटक वार के नाम से जाने जाते हैं, कर्नाटक युद्ध। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था और ये यूरोप में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के ये युद्ध शुरू हुआ था और एक्सा-ला-शैपल की संधि से वहां पर युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ पर भी युद्ध समाप्त कर दिया गया। और इसमें फ्रांसीसी ज्यादा प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के सेंटर मद्रास पर कब्जा कर लिया था और खैर इस संधि के बाद अंग्रेजों को मद्रास फिर से प्राप्त हो गया। तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? जल्दी से बताइए, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं सी ऑप्शन, क्योंकि डलहौजी विलय की नीति पर चल रहे थे और ये एक संप्रभु राज्य था नेपाल और भूटान के बीच में, और डलहौजी के समय में इसको जो है भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए हैं? तो यहाँ देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी तो कांग्रेस के सदस्य बन के गए थे, ठीक है, और बाकी जो है इसमें मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत खर्चे से गए थे, सरोजनी नायडू भी, ये दोनों लोग व्यक्तिगत खर्चे से गए थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसमें। तो देखिए, ये तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, बल्कि ये लोग जो है व्यक्तिगत रूप से गए थे अपने खर्चे पर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि ये नहीं गए थे द्वितीय सम्मेलन में। नेक्स्ट लिखिए, इसमें है किताब दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो गीता रहस्य है, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है, ए नेशन इन मेकिंग है, इंडिया विंस फ्रीडम है। तो बहुत फेमस बुक्स हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जान रहे होंगे। तो इसमें देखिए, पहली वाली हो सकता हो थोड़ा नहीं फेमस है, लेकिन गीता रहस्य बहुत फेमस है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको लिखा है, गीता रहस्य, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फिर इंडिया विंस फ्रीडम भी सभी लोग जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। और ए नेशन इन मेकिंग जो है ये सुरेंद्र बनर्जी की है, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना आजाद की है, ए नेशन जो है ये इनकी है। तो बचा ये वाला, ये लाला लाजपत राय की है। तो इसी से आप मिला लो जल्दी से, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, एक ही में है, सीधे सीधे मार देंगे, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। अब उसका नाम भी याद रखिएगा, जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक सत्याग्रह की स्थापना की? ये हैदर अली इसमें हो जाएगा सीधे सीधे, इन्होंने ही डिंडीगुल को अपना केंद्र बनाया था और टीपू सुल्तान के फादर थे ये, टीपू सुल्तान इन्हीं के पुत्र थे। और इन्होंने जो है हैदराबाद में एक अलग साम्राज्य की स्थापना की थी, जो है हैदराबाद करें, मैसूर के निकट जो है टीपू का हैदर अली, हैदराबाद नहीं मैसूर के निकट इन्होंने। बाद में अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है, आंग्ल मैसूर युद्ध नाम से फेमस है, और इसमें प्रथम युद्ध में तो हैदर अली जो है विजयी हुए थे, और द्वितीय तृतीय में फिर बाद में टीपू सुल्तान से इनका राज्य लेकर के ओडियार फैमिली को दे दिया गया। तो इस तरह से टीपू सुल्तान का भी ये, और टीपू सुल्तान जो है ये एक तरह से ये आधुनिक राजा की तरह देखे जाते हैं, और फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, और यहाँ भारत में जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की थी, और एक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक पेड़ भी लगाया था अपने राजधानी में। और फ्रांस की क्रांति के आधार पर यहाँ भी बात करते थे उस तरह का, और अंग्रेजों से भी इन्होंने टक्कर ली टीपू सुल्तान ने, लेकिन मराठों और हैदराबाद के निजाम ने सहायता ना दे पाए इनका, इसीलिए ये अंग्रेजों से फिर हार भी गए और अपने राज्य को इन्होंने गंवा दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। कथन है, कथन और कारण का है। तो कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल सही है, 3 तरह की राजस्व व्यवस्थाएं लागू की थी, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? तो इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देखो, एक तो सबसे पहले तो वही व्यवस्था लागू की
जिसको हम जमींदारी या एक तरह से स्थायी बंदोबस्त कह लेते हैं। जमींदारी वाली जो प्रणाली थी, स्थायी बंदोबस्त, एक तो इनका ये था। फिर था रैयतवाड़ी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से लागू किया गया, और एक था महालवाड़ी। तो ये 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें जो सबसे ज्यादा जो कष्टदायी था वो स्थायी बंदोबस्त था, क्योंकि इसमें जमींदारों के रहमो करम पर किसान चले जाते थे, और जमींदार वर्ग जो है अंग्रेजों का एक बहुत ही स्वामी भक्त वर्ग के रूप में उभर के आया स्थायी बंदोबस्त के तहत। रैयतवाड़ी में थोड़ा सुधार किया गया। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली दी। कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो, तो ये याद रखिएगा, इन लोगों ने रैयतवाड़ी प्रणाली दी, और इसमें किसानों से सीधे जो है प्रत्यक्ष रूप से तय होता था। लेकिन इस प्रणाली ने किसानों को कर्ज के बोझ में डाल दिया, क्योंकि यहाँ बहुत कड़ाई से जो है पालन कराते थे अंग्रेज इस नियम का कि जिस किसान के साथ भी तय हो गया तो उसको देना ही देना है, अदरवाइज उनका खेत उनसे चला जाएगा। तो किसान फिर सूदखोरी के चंगल में फंस जाता था। महालवाड़ी जो है उसमें पूरे महाल यानी कि पूरे गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि तुम ही किसानों से कलेक्ट करके लगान दो। तो इसमें सामाजिक विघटन हुआ, लोग अपने गांव छोड़कर चले गए जब उनके पास लगान देने को नहीं होता था, क्योंकि उनको भी पता था उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुखिया की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से तीनों ने ही भारतीय किसानों का शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त ने डायरेक्ट शोषण किया, रैयतवाड़ी ने उनको कर्ज के तले डाल दिया, और महालवाड़ी ने सामाजिक विघटन किया। गांव के गांव उखड़ जाते थे, दूर चले जाते थे किसान, और एक सामाजिक विघटन के रूप में महालवाड़ी जो है समस्या बन करके आई। तो दोनों ही सही हैं। तो इसी से भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग भी बन गए, और कथन भी सही है और कारण सही, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से हमने जो है आपको आज जो है, कल हमने 2022 का कराया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो है ये इसमें 2021 और 2020 के हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखिए पार्ट 3 में 19, 18, 17, 16 ये चारों जो है हम ईयर के करा देंगे, तो 3 पार्ट में पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो इनको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार पूरा तैयार कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, देखे हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करिए और उसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।